हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो शिक्षा की आपकी जो रिविजन क्लासेस स्टार्ट हुई थी सीरीज हुई थी उसकी हम पार्ट टू सीरीज लेके आते हैं। इस पार्ट टू सीरीज में हमने जो पार्ट टू सीरीज क्वेश्चंस सॉरी चैप्टर्स हमने जो कवर कर लिए थे उसके आगे के चैप्टर्स हम कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि हमारा जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर होने वाला है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सेकंड हमारा होने वाला है डिफरेंशिएशन, थर्ड हमारा होने वाला एप्लीकेशन डेरिवेटिव, फोर्थ हमारा होने वाला है इंटीग्रेशन। तो जो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपको सीएससी के लिए एग्जाम को टैकल करने में। इसके लिए इनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन हम लोग टुमारो और डे आफ्टर टू स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, देखिए कॉन्टिनेंट डिफरेंशियबिलिटी का हमने एक ओवरव्यू ले लिया था कि हमें कॉन्टिनेंट डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, हमें कैसे पता लगाना है कि काफी कैसे डिफरेंशिएट है या डिफरेंशिएट करना है। बट आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट्स क्वाइट डिफरेंट देन दोस ऑफ थिंग्स। सो बेसिकली देखिए, इसके फर्स्ट पॉइंट काफी काफी रिलेटिव है कि जो भी आपका पॉलिनोमियल फंक्शन होगा वो हमेशा आपका क्या होगा, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएबल होगा। अगर वो डिफरेंशिएबल होगा तो वो कंटिन्यूस होगा ही होगा, क्योंकि इससे पहले भी रिलेक्शन रेडियो मैंने आपको बताया था that every differentiable function is continuous. And now coming to second point is like the exponential function a raised to power x for a greater than 0 is differentiable at each x belonging to y. तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि आपके जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो ये भी आपका हमेशा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनाना है हमने इससे पहले वीडियो में सीखा था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। Every constant function is differentiable at each x belonging to y. अब कांस्टेंट है तो आप कुछ भी करेंगे तो वो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। डिफरेंशिएबल होगा तो वो कंटिन्यूअस भी होगा ही होगा। Logarithmic function is nothing but special case of exponential function. So basically, logarithmic function is differentiable at each point in its domain. Alright. Trigonometric and inverse trigonometric function are differentiable in their domains. तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, inverse trigonometric function भी हमारे differentiable होते हैं अपने domain के अंदर। कभी आपसे सिर्फ पूछिए साइन इनवर्स एक्स कहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा तो आप दोगे -1 के लिए। ऑलराइट, सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोएफिशिएंट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ये मैंने आपको कल भी डिस्कस कराया था कि अगर एक फंक्शन f x है और एक फंक्शन g x है, ये दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो f x प्लस g x f x g x f x डिवाइडेड बाय g x f x माइनस g x, ये सारे के सारे फंक्शंस जो भी बनेंगे ये आपके डिफरेंशिएबल होंगे। अगर ये डिफरेंशिएबल होंगे तो ये कंटीन्यूअस भी होंगे। ऑलराइट, तो कंपोजिशन ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये भी हमने कल पढ़ा था कि अगर एक फंक्शन है f वो डिफरेंशिएबल है और एक फंक्शन है g वो भी डिफरेंशिएबल है, f ओ g cos या cos, ये भी हमारे डिफरेंशिएबल होंगे। तो अगर ये डिफरेंशिएबल है तो ये भी हमारे कंटीन्यूअस होंगे। cos और cos की हम बात करते हैं। ऑलराइट, डेरिवेटिव ये अब थोड़ा हमारा डिफरेंशिएशन वाला पार्ट आ रहा है कि हम डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। हम सब चीजें को आगे सीखेंगे कि हमें डिफरेंशिएशन कैसे निकालना होता है बेसिकली। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर द फंक्शन y इज fx इज लिमिटेड बाय dy बाय dx हम लोग सीखते हुए आए हैं, और ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी डिस्कस कराया था कि डिफरेंशिएशन को हम dy बाय dx देख सकते हैं वेयर y इज फंक्शन ऑफ x। ऑलराइट, so just moving ahead, तो डेरिवेटिव ये अभी हमने देख लिया तो क्या होता है डिफरेंशिएशन। ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस करा दिया था कि अगर मुझे निकालना है वो कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा या नहीं होगा, तो मैं उसको दो एंड से अप्रोच करूंगा। यहाँ पे मैं उसको इस फॉर्मूले में रख दूंगा। अगर ये दोनों फॉर्मूला की वैल्यू सेम आ गई तो वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा ही। अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा ही। तो देखिए ये मेरे पास यहाँ पे कुछ फॉर्मूले बनते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू पावर एन इक्वल्स टू एन एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन। ठीक है, डिफरेंशिएशन सोचती आपके दिमाग में ये चीज आना चाहिए कभी भी अगर ऐसा आए लाइक एक्स क्यूब है तो आपको क्या करना है, पहले तो पावर नीचे आ जाएगी थ्री एक्स थ्री माइनस वन, तो क्या हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, तो आप इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज सेम, इट इज नॉट चेंज। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एक्स से आ जाएगा, ये मैंने कल भी आपको डिस्कस कराया था जब हम ए रेस पावर एक्स कर रहे थे, यही वाला हमने कल करा। और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस पावर एक्स इज इक्वल टू ए रेस पावर एक्स एल एन ए।
डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स, ये भी आपके पास काफी इम्पोर्टेंट है। तो आपके पास ऐसे ये लॉग ए एक्स लगा देते हैं, तो वहां पे आपको क्या करना होता है, एक्स एल एन ए लेना। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। ये आपको चीजें बेसिकली, ये मैंने आपको कल ट्रिक बताई थी, इन सेक्शन को याद कैसे करें। आप जितना इनको ज्यादा से ज्यादा अपने देखते रहेंगे तो ये चीजें याद होती है। आई थिंक यू शुड बी डूइंग क्वेश्चंस जो हम अभी सीरीज लेके आएंगे उसमें आप करेंगे ही करेंगे ऑब्वियसली। बट स्टिल आप क्या करिए, डेस्क के आगे अपने पेपर को पेस्ट करके रखिए। तो राइट, अब देखिए इसका एक पार्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है बेसिकली, सेक्स स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, ये भी आप सुना दो। डी बाई डी एक्स ऑफ sec x tan x, डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x माइनस cosec x cot x, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। ये थोड़े से टिपिकल होते हैं याद करने में, इससे सारे याद हो जाते हैं, क्योंकि भी आप ऐसे याद करते हैं। साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x में कुछ भी नहीं, माइनस उनके प्रोडक्ट का डिफरेंस होता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 बाय रूट 1 माइनस x स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ऐसे ही tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा, बड़ा अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। फिर cos इनवर्स x में नेगेटिव आ जाएगा। सेक इनवर्स x का x बाहर आ जाएगा, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसको नॉट के अंदर ले लिया और अंडर रूट x स्क्वायर माइनस, ऐसे में आपको cosec इनवर्स x का हो गया। तो बेसिकली ये सारी चीजें याद करने वाली चीजें, सबको सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने डेस्क के आगे पेश करें। अगर आपको कोई भी इश्यू होता है इन सारी फॉर्मूलों में, कोई भी अगर आपको डेरिवेशन भी चाहिए, सो वी विल बी डिस्कसिंग डेरिवेशन आज पर ही और दिन तक। तो आप बताइए हमें कि आपको इनका डेरिवेशन चाहिए या नहीं चाहिए, या इससे वर्क हो जाएगा। वैसे इनसे वर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि सीईसीईटी इज नॉट सब्जेक्टिव प्रेफर्ड सब्जेक्टिव। इसमें आपको 50 में से 40 क्वेश्चन करने होते हैं, तो आप आराम से इन सब चीजों को अप्रोच कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जो भी ये फॉर्मूले मैंने लिखे हैं इसमें से आपको मिनिमम 1 to 2 क्वेश्चन आपको अपने सीईटी के पेपर में मिल जाएंगे डायरेक्ट। देखिए अब हमारे पास जो आता है ना, ये हमारे पास रॉलेस थ्योरम, रॉलेस थ्योरम और लैग्रेंजेस थ्योरम, यही हमारे पास दो थ्योरम होती है बेसिकली डेरिवेटिव की। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ऑलराइट, रॉलेस थ्योरम क्या कहती है, लेट एक्चुअली a real value function defined on closed interval a comma such that it is continuous on closed interval a। देखिए आपको एक फंक्शन दिया है, मान लीजिए हम मैं इसके ऐसे लिख लेता हूं fx है कोई, ये आपका कंटिन्यूअस है a comma b और डिफरेंशिएबल है, यहाँ पे एक कंटिन्यूअस है ऑलराइट, और डिफरेंशिएबल है a comma, यहाँ पे एक a और b इंक्लूड नहीं है, एंड fa इज इक्वल्स टू f। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट c सच दैट आफ्टर c है, आप उसको करिए डिफरेंशिएट और इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तो जो भी वैल्यू आपके पास की आएगी, तो आपके पास एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी a और b के बीच में। ऑलराइट, तो बिटवीन इसका आपकी अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन होता है, बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल fx देयर इज ऑलवेज रूट ऑफ इट्स डेरिवेटिव f(x). इसके लिए इसका होता है कि आपको मान लीजिए fx, ये मान लीजिए fx, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस, तो मैंने इसका ले लिया माइनस रूट 3 से लेकर रूट 2 तक की वैल्यू। तो अब वो बोल रहा है कि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, टू एक्स हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, एफ प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, इस वाले फॉर्मूले से x रेज़ टू पावर n एन एक्स माइनस हो जाएगा 2x। तो बेसिकली अगर मैं अब देखूं तो 2x है ये, अब जो 2x की रूट है, बेसिकली 2x का रूट क्या होगा, 2x की वैल्यू 0 का हो सकती है जब x 0 होगा, तो 0 देखिए माइनस रूट 2 और रूट 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो बेसिकली यही रॉलेस थ्योरम का अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन है। ऑलराइट, अब देखिए लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज आल्सो क्वाइट सेम विद 2 पॉइंट्स, बट द थर्ड पॉइंट में चेंज हो जाती है। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में तो सेम रहती है, लेकिन थर्ड पॉइंट में ऐसे चेंज हो जाती है। ये बोलती है कि अगर f इज नॉट इक्वल्स टू f v, तो ये बोलता है the f dash c is equals to fb minus fa upon b minus। इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। ये हमारे पास सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि लैग्रेंजेस कांस्टेंट निकालिए फॉर डेरिवेटिव ऑफ x, तो यहाँ से c की वैल्यू निकाली जल्दी आपको जाएगी।
तो यहाँ से भी आपका इक्वेशन बन सकता है। तो ये भी आपकी एक इम्पोर्टेंट स्लाइड। और अगर आपको ये सारी स्लाइड्स चाहिए होंगी तो आप इनको टेक्स्ट कर सकते हैं। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट अप्रोच आती है, ये हमारे पास आती है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बेसिकली क्या होता है कि जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था इसके यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ पर होता है। बेसिकली हम, अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप अपनी फिजिक्स में क्लास 9 और 10 में आपने पढ़ा होगा एक्सेलरेशन वाला concept। जब आप पढ़ते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो बेसिकली आप क्या करते हैं, v माइनस यू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन क्या होता है, मान लीजिए v माइनस यू अपॉन t2 माइनस टी। तो ये क्या होता है, डी यू बाई डी टी। तो होता है डी टी क्या है यहाँ पर, चेंज इन टाइम, और डी यू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज में हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। अगर मैं बोलती हूँ कि आपका चेंज इन वेलोसिटी या आपकी वेलोसिटी का जो फंक्शन है ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे एक्स यहाँ पे टाइम, तो आप मुझे बताइए कि इसका एक्सेलरेशन का क्या पॉलिनोमियल है। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट आई विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि मैंने बोला था एक्स टाइम टेकन। तो मैं इसको कर दूंगा तो ये आंसर आ जाएगा 2x। तो ये मेरा एक्सेलरेशन का फंक्शन है। अगर मतलब जैसे जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 में जो चेंज आएगा वो 2x में भी चेंज आता है। तो ये चीज तो आप समझिएगा। अब मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, इफ क्वांटिटीज y varies with another quantity x satisfying some rule y is equals to fx, then f does x represent the rate of change of y with respect to x, and f does x represent the rate of change of y with respect to x at h। जैसे देखिए, अब ये इतना तो आपको समझ में आ गया कि मैंने u का फंक्शन लिखा और du by dx में मैंने a एक्सेलरेशन का फंक्शन। अब मैं बोलता हूँ अगर x की वैल्यू 1 है तब टाइम टेकन 1 सेकेंड है, तो मुझे बताइए चेंज वेलोसिटी क्या होगी। वेलोसिटी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी आपकी स्पीड। मान लीजिए t इक्वल्स टू 0 तो t इक्वल्स टू 1 का मैंने टाइम, तो वेलोसिटी आपकी आ जाएगी 3 और आपका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, ओके 2x बेसिकली क्या आ जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, और आप अगर इसको वैसे निकालते तो भी ये सेम चीज है। अब हम देखते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया ये, तो क्या हमेशा बढ़ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ऑलराइट। तो मैंने दो वैल्यूज ले ली, मान लीजिए यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि x2 इज ग्रेटर देन x1, तो ये भी होना चाहिए कि fx2 विल बी ग्रेटर देन fx। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ऑलराइट। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जस्ट इसका इनवर्स। इफ अगर मैं बोलूँ x1 इज लेस देन x2, अब मैं ग्राफ कुछ ऐसे बना देता हूँ और x1 ले लेता हूँ यहाँ, इसको लेता हूँ यहाँ। तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसका उल्टा, fx2 विल बी ग्रेटर देन fx1। बेसिकली ये कुछ नहीं है, अगर मैं इनका ग्राफ बनाऊँ आपके सामने तो ये कुछ ऐसा बनेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ऑलराइट। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए ये ग्राफ है और ये ग्राफ, ऑलराइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, मोनोटोनिक फंक्शन एज अ नेम इटसेल्फ सजेस्ट लाइक मोनोटोनस, मतलब यहाँ पे फंक्शन हमेशा सेम है। लाइक मैं बोलूँ कि फंक्शन से कांस्टेंट चला जाता है, तो क्या होगा, मोनोटोनस फंक्शन। और या मैं बोलूँ कि फंक्शन केवल इंक्रीज कर रहा है या केवल डिक्रीज कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोटोनस फंक्शन। एक ही जैसा रहेगा, या तो आइदर इंक्रीज 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 और इट विल बी डिक्रीज इन डिक्रीजिंग, ऑलराइट। स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट हम कैसे निकालते हैं, देखिए मान लीजिए मेरे पे एक लाइन दे रखी है y इज इक्वल्स टू x प्लस 3। मुझे अगर इसका स्लोप निकालना है, मैं अगर अपने पहले मेथड से देखूंगा जो हम y इक्वल्स टू mx प्लस c से देखते हैं,
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, y तो से एक्स प्लस सी से यहाँ पे सेट स्लोप क्या आ रहा है 1, एम ही तो स्लोप होता है ना हमारा मैथमेटिक्स में, हमने जो लीनियर इक्वेशन जो है पर लाइंस वगैरह, तो हमने ये चीज पढ़ी है क्लास में। अगर मैं अब इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो सही बस क्या आ जाएगा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी एक्स, तो ये रहेगा 1, और कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो बेसिकली एम इज इक्वल्स टू डी वाई बाई, बेसिकली अगर आपको स्लोप निकालना है तो आप उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, अगर आपको एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व निकालना है तभी आपका काम ना, आप क्या करेंगे, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा आपको। द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व इज डिफाइंड बाय द एंगल between the tangent of two curve at the point of intersection. The other angle between the tangent is 180 minus 5. Generally, the small of these two angles is taken to be angle of intersection. ठीक है, ये आपके मान लीजिए दो ग्राफ है, तो आप क्या करेंगे, यहीं पे इसी पॉइंट में मान लीजिए ये आपका एफ एक्स 1 है, और ये आपका दूसरा है एफ एक्स 2। ऑलराइट, तो आप क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स 1, क्योंकि उस पॉइंट पे तो स्लोप सेम रहेगा ना, इस पॉइंट पे तो आपका स्लोप सेम रहेगा, इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ऑलराइट, अगर ये आप दोनों को इक्विवेलेंट रखेंगे फिर आपको जो फंक्शन आएगा आप उसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इसी का इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा तो आप आराम से एंगल। ऑर्थोगोनल कर्व, ठीक है, ऑर्थोगोनल कर्व कब हो, बेसिकली आप कैसे में निकालते हैं, ऑर्थोगोनल कर्व में आप क्या करते हैं, m1 m2 इज इक्वल टू -1। मान लीजिए ये एक ग्राफ है और ये एक ग्राफ है, तो अब आप इस पॉइंट पर देखें तो ये ऑर्थोगोनल हमको दिख रहे हैं, लेकिन अब हम निकालेंगे कैसे, हम इसी पॉइंट में ए पॉइंट पे क्या करेंगे, मान लीजिए ये आपका वाई है, y1 है, ये आपका y2, तो y1 आपका एट पॉइंट ए एंड y2 एट पॉइंट ए निकालेंगे, और आप जब आपका स्लोप आ जाएगा तो आप हम लोग को मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर आप लोग का -1 के इक्वल आ रहा है तो वो ऑर्थोगोनल होगा। मान लीजिए m1 m2 आपका आया 1/2 इंटू माइनस, तो देखिए आ जाएगा -1, तो ये आपके दो ऑर्थोगोनल कर्व की तरह से। ऑलराइट, होप यू अंडरस्टूड दिस। अप्रोक्सीमेशन आ जाए तो आपका अप्रोक्सीमेशन में भी यूज होता है, बट इट्स नॉट लाइक अभी हम उसको उतना ध्यान में नहीं रखते हैं, बस इसको ध्यान में रखिए कि अप्रोक्सीमेशन करके हमारे जो मॉक क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन से ही बहुत अच्छा से हम इसको कभी ज्यादा बता, ये आ रहा है आपके पास। फिर अब अच्छा कॉन्सेप्ट मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम दिखाने के लिए आपको बहुत ही चीज की यूटिलाइज होती है, तो इसमें क्या करना होता है, आपको लेट एफ बी अ फंक्शन विद डोमेन ई सबसेट ऑफ आर, देन एफ इज सेड टू बी अटेन द मैक्सिमम वैल्यू एट टाइम ए बिलोंग्स टू बी इफ एफ इज लेस देन इक्वल टू एफ ए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू बी। तो आप ये कर दीजिए जो भी अप्रोच है इसको करिए और तो आपके पास आंसर आएगा। तो अगर आपका ऐसा होता है तो जो भी ये कंडीशन इसने डिफाइन करी है, यहाँ पे देखिए अगर ऐसा हो रहा है तो आपका ए जो होगा वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, और जो आपका एफ ए आएगा, जो आपका एफ ए आएगा वो होगा आपका मैक्सिमम वैल्यू, ये है हमारी चीज। तो ये आपकी आएगी मैक्सिमम वैल्यू एट विच पॉइंट, एट एक्स इक्वल्स टू ए बी। अब हम मिनिमम के लिए आगे बढ़ते हैं, तो मिनिमम में क्या होगा, इसका देखिए उल्टा हो जाएगा, एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ए हो जाएगा। देखिए मैं अब पढ़ता हूँ, लेट एफ एक्स बी द फंक्शन विद डोमेन डी इज स्मॉलर देन आर, देन एफ एक्स इज सेड टू बी अटेन द मिनिमम वैल्यू एट ए बिलोंगिंग टू डी इफ एफ एक्स इज हैविंग ग्रेटर देन और इक्वल टू वैल्यू देन एफ ए। बेसिकली इसका जो हमारा डायग्राम होता है या इसका जो हमारा फिगर बनता है वो कैसे बनता है, इस टाइप का बनता है। ऑलराइट, तो ये हमारा जो क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे ए है, तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। ऑलराइट, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू हो जाएगा हमारे पास ये, और एफ ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन।
ऑलराइट, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन यहाँ बोले लीस्ट वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द एफ एक्स बेसिकली। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे सीखा कि मैक्सिमम और मिनिमम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो देखो आप ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है, मान लीजिए आपके पास ऐसा बन जाएगा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस टू, बताइए इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो। तो आपको अब इसकी मिनिमम वैल्यू और उसमें कोई रेंज मतलब डोमेन दे देगा, लाइक ऐसा कुछ दे देगा -1, -1, -0, -1, -2। अब इसमें तो आप क्लियरली बता सकते हैं, लेकिन अगर कोई डोमेन दे दे, कोई बड़ी डोमेन दे दे, तो उधर पे क्या मिनिमम वैल्यू होगी वहां पे आपको बताना होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस जो भी हम करेंगे, क्वेश्चंस हम डिस्कस मॉक टेस्ट वाली सीरीज में करेंगे। ठीक है, अब आपके पास आता है लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू। सो बेसिकली लोकल मैक्सिमम क्या होता है, मान लीजिए ये आपका कुछ ग्राफ है, देखिए ये आपका कुछ ग्राफ है, ये आपका वो ग्राफ है कुछ इस टाइप का। देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, देखो ये होगी। लेकिन अगर मैं बोलूं, मान लीजिए ये पॉइंट आपका 0 है और ये पॉइंट आपका 10 है, तो 0 और 10 के बीच में लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी। देखिए दो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, एक एग्जैक्टली 10 पे करेगी, अगर मैं 0 और 10 के ऐसे मतलब स्क्वायर ब्रैकेट ना देते हुए राउंड ब्रैकेट दे दूं, तो देखो 0 और 10 के बीच में लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये होगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये होगी। और अगर मैं पूरे फंक्शन के लिए बोल दूं, तो मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, मान लीजिए पॉइंट बी, और मिनिमम वैल्यू फंक्शन कहाँ पे होगा, मान लीजिए पॉइंट बी। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमम क्या होता है, बेसिकली लोकल मैक्सिमम में हम ये देखते हैं, जैसे हमने लोकल मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू में देखा था कि क्या देखा था हमने, एफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एफ ए। लोकल मैक्सिमम में हम देखते हैं एफ एक्स इज लेस देन एफ ए। और ऐसे ही हम लोकल मिनिमम की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम केवल इनइक्वालिटी लेते हैं, मतलब इक्वल्स टू वाला साइन नहीं लेंगे। ऑलराइट, होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। मूविंग, अब हमारे पास आता है डेरिवेटिव टेस्ट। आप कैसे पता लगाएंगे कि ये एक लोकल मैक्सिमम है, ये एक लोकल मिनिमा है। तो हमारे पास एक डेरिवेटिव टेस्ट आता है। इसके लिए देखिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके साथ साथ उसको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस टू है और डोमेन आपका कुछ इस तरीके का है, -1 to 2 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम अब इसको सॉल्व करते हैं और जो ये सारे इसके अंदर की वैल्यूज है, लाइक राउंड ब्रैकेट ना लेते हुए स्क्वायर ब्रैकेट लेते, तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा बन जाएगा। ऑलराइट, अब देखिए पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए, तो आप क्या करेंगे, आप इसका एफ डेस एक्स निकालेंगे। देखिए इसका एफ डेस एक्स क्या आ जाएगा, इसका एफ डेस एक्स आ जाएगा 2x, एक्स का -2x ले लेते हैं, चलिए 2x - 2। ऑलराइट, after such changes sign from positive to negative as x increases through c। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, देखिए x is equals to 0, x is equals to 2। बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए एक प्रोसीजर होता है कि आप उसका जस्ट x - 2 फैक्टराइज टाइप कर दीजिए और इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, तो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। अगर आप इनको देखेंगे तो आपके पास सही हो जाएगा। फिर आपके पास एफ डेस एक्स आ जाएगा यहाँ से, और आप उसकी लोकल मैक्सिमा वैल्यू निकालेंगे और फिर आप इसका ऐसे ही प्रोसीड कर देंगे लोकल मिनिमा के लिए। तो आपने जैसे एफ डेस एक्स निकाला, अब आप एफ डेस एक्स 0 में देखेंगे कि क्या आ रहा है। देखिए ये है आपका लाइन, यहाँ पे एक आपका क्रिटिकल पॉइंट है 0, एक आपका क्रिटिकल पॉइंट है 2। 2 वाला पॉइंट तो कहीं यहाँ लाई कर रहा है, क्योंकि हमारे पास जो अंदर लाई कर रहा है वो केवल 0। ऑलराइट, तो एफ डेस एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम, अब देखिए हम 0 से छोटी वैल्यू रखेंगे इसमें, 0 से छोटी वैल्यू हम रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, -1 हम रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो अब हम एफ डेस एक्स में 0 से छोटी वैल्यू रखेंगे। देखिए 0 से छोटी वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये एफ डेस एक्स क्या है, 2x - 2, मतलब -2 - 2 तो हो जाएगा -4, मतलब ये यहाँ पे क्या वैल्यू आई, नेगेटिव। ऑलराइट, और 0 से बड़ी वैल्यू रखेंगे, जैसे 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। लाइक फिर हम 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा,
फिर हम 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। और 0 से 1 मतलब 1/2 रखेंगे तो क्या आ रहा है, देखिए तो भी हमारे पास नेगेटिव ही वैल्यू आ रही है। ऑलराइट, तो अब हमने देखा कि एफ डैश एक्स इज लेस देन ग्रेटर देन जीरो एट एवरी पॉइंट सफिशिएंटली क्लोज टू द लेफ्ट ऑफ सी। लेफ्ट ऑफ सी में सारी वैल्यूज नेगेटिव है, तो ये तो सिर्फ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो लोकल मैक्सिमा तो ये नहीं है। तो बेसिकली ये कुछ ऐसा है कि इधर पे भी नेगेटिव है, इधर से फिर ये बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है, कुछ ऐसा है ग्राफ, यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ से ये बढ़ेगा। तो देखिए ये इसका लोकल क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर आपको इसको ज्यादा अच्छे से पढ़ना है तो आपको मेरी मॉक टेस्ट सीरीज में जरूर जुड़ेगा, हमसे हम उधर पे बहुत अच्छे से इसको क्लैरिफाई करेंगे कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है बेसिकली। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहां पे आपकी एफ एस एक्स डज नॉट चेंज साइन, जैसे यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, जीरो। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जीरो है क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे भी नेगेटिव है, इधर पे भी नेगेटिव ही है, और इधर पे भी नेगेटिव है। ऑलराइट, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये हो गया, सी हमारे यहाँ पे 1 हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है, याद रखिएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन इट्स लाइक मिनिमा। और अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है तो इट्स मैक्सिमम। देखिए हमने कल ही पढ़ा था कि हमारे पास बेसिकली क्या कंडीशंस होती है, मैंने आपको बताया भी था कि अगर ग्राफ बढ़ रहा है तो आपका जो स्लैंट होगा, देखिए यहाँ पे अगर आप स्लैंट निकालेंगे, मान लीजिए ये कोई ग्राफ था, अगर आप यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे या इसका एम निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, तो यहाँ पे स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा एट पॉइंट ए, विल बी पॉजिटिव। और अगर हम बी पॉइंट में देखें, इधर पे देखें तो क्या आ जाएगा, एट पॉइंट बी इट विल बी नेगेटिव। ऑलराइट, तो यहाँ पे स्लोप नेगेटिव आ गया, तो मतलब आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जहां पे स्लोप पॉजिटिव आएगा वहां पे वो वैल्यू इंक्रीज करेगी। और अगर स्लोप आपका पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है किसी भी पॉइंट में, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमम। ऑलराइट, अब हमारे पास यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट आ जाता है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बेसिकली क्या होता है, जिसमें हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। इसमें हमारे पास हमको डबल डिफरेंशिएट करना होता है बेसिकली। तो अब हम क्या करते हैं, हम उसी एल्गोरिथम को हम समझेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चंस हम मॉक टेस्ट सीरीज में जरूर करेंगे। एक देखिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई एंड सी बिलोंग्स टू आई, लेट एफ बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट सी, then x is equals to c is a point of local maxima if f dash c is equals to 0 and f double dash c is less than 0। देखिए अब मैं निकालता हूँ, देखिए मान लीजिए मेरे पास वही है एक्स स्क्वायर माइनस टू वाला 2x वाला फंक्शन। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एफ डैश एक्स निकालता हूँ, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 2x माइनस टू। ऑलराइट, और एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा, एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा मेरे पास 2। तो देखिए एफ डैश डबल डैश हमारा सीधा ही पॉजिटिव ही आ रहा है, तो अगर एफ डबल डैश हमारा सीधा पॉजिटिव आ रहा है तो वो क्या होगा, लोकल मिनिमा। ठीक है, और अगर एफ डबल डैश से मान लीजिए कोई फंक्शन होता, मान लीजिए एक्स स्क्वायर की जगह एक्स क्यूब होता, तो 3x स्क्वायर आ जाता माइनस टू, फिर यहाँ पे आ जाता 6x। तो अब क्या करना होता आपको, आप ऐसा कुछ फंक्शन लगाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो, एक्स इज इक्वल्स टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट। तो अब आप इन सारे पॉइंट्स में चेक करते बेसिकली। बात समझ में आ रही है आपको, हमने क्या किया, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे, हमने एफ डबल डैश सी यहाँ पे इक्वल टू जीरो रखा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे प्लस माइनस अंडर रूट 2/3। तो आप एफ डबल डैश एक्स करिए, एफ डबल डैश सी निकालिए, एफ डबल डैश सी क्या हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव हो जाएगा एक बार आपके पास आ जाएगा नेगेटिव। तो जहां पे वो पॉजिटिव आएगा वहां पे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका पास लोकल मिनिमम हो जाएगा। जब भी आप याद रखिएगा, इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा, एफ डबल डैश सी इज पॉजिटिव
if and only if point is local minima. All right, and f double dash c is negative if and only if point is local maximum. ऑलराइट, ये बात आप ध्यान से समझिएगा। और अगर आपका एफ डबल डैश सी इक्वल्स टू जीरो आ जाता है, या मैं बोलूं एफ डैश सी भी आपका अगर जीरो के बराबर आ जाता है, तो हम इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मैंने भी आपको समझाया कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जब हमारा ना फंक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा था, ना पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा था। बेसिकली वो वैसा पॉइंट होता है जहां पे फंक्शन मोनोटोनस रहता है। लाइक मैं बोलूं ये हमारे पास कोई ग्राफ है, यहाँ पे मैंने 0 पॉइंट लिया, यहाँ पे मैंने 0 1 पॉइंट लिया, 1 है पॉइंट, तो देखिए ये गया, तो देखिए यहाँ पे भी डिक्रीज ही हो रहा है, 1 से पहले भी ये डिक्रीज ही हो रहा है, 1 के बाद भी ये डिक्रीज ही हो रहा है, यहाँ पे भी स्लोप नेगेटिव है, यहाँ पे भी स्लोप नेगेटिव है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा हमारे पास, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। ऑलराइट, और यहाँ पे अगर हम डबल डैश सी करेंगे, कोई भी हमारे पास ग्राफ होगा, तो उसको हमारा इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ऑलराइट, देखिए अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन हमारे कोर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेशन एक डीप रूटेड टॉपिक है। बेसिकली मैं पहले आपको समझाऊंगा कि इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, फिर मैं आपको उसके कुछ फॉर्मूले याद करने को, ट्रिक्स बताऊंगा कि इनको याद कैसे करा जाता है। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूं, एक ब्लैंक स्लाइड में इंटीग्रेशन का मीनिंग समझाता हूं। देखिए बेसिकली इंटीग्रेशन क्या होता है, मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दिया है ये, ऑलराइट, आपको यहां पे जाना है, आपको इतना पता है कि ये क्या है, और आपको यहां तक का निकालना है कि इसका समीशन क्या होगा। इंटीग्रेशन का रिलेशन किससे होता है, बेसिकली समीशन से। ऑलराइट, अगर आपको ये पता है कि ये फंक्शन मेरा एक्स स्क्वायर की टाइप का फंक्शन है, और मुझे किस पॉइंट से किस पॉइंट तक निकालना है, 0 पॉइंट से 5 पॉइंट तक निकालना है, तो आप क्या कर दोगे, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, और आपको इसके अंदर का जो ये एरिया है, ये आपको इसका मिल जाएगा। बेसिकली मैं आपको हाईलाइट से बताता हूँ आपको कौन सा एरिया मिल जाएगा, ये एरिया हमको इसका मिल जाएगा। ये एरिया हमको इसका ग्राफ का हमें मिल जाएगा। ऑलराइट, तो मैं इसको देखते हैं, मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, अब आप ध्यान रखिएगा कि एक्स रेज टू पावर एन का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। सो बेसिकली अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2+1 अपॉन 2+1। ऑलराइट, तो और इसका जो मेरे पास आंसर आ जाएगा क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3। अब इसमें मेरे को लिमिट लगानी पड़ेगी, क्योंकि कहां से कहां तक की बात होगी, 0 से 5। लिमिट मतलब कुछ नहीं होता है, बेसिकली लिमिट मीन्स कि आपको कहां से कहां तक की बात हो रही है, तो 0 से 5 तक की बात होगी। तो हम क्या हो जाएगा, 5 क्यूब अपॉन 3 माइनस 0 क्यूब अपॉन 3। तो 5 क्यूब क्या होता है, 5 5 25, 5 125 अपॉन 3। तो ये आपका ये एरिया की वैल्यू आ गई, जो इसका एरिया होगा ये कितना होगा, 125/3 स्क्वायर यूनिट। ऑलराइट, तो ऐसे हम इसका यूटिलाइज करते हैं। बेसिकली मैं आपको एक और क्वेश्चन डिस्कस कराता हूँ, उससे हमारी क्या होंगी, प्रॉपर्टीज भी निकल के आती है बेसिकली इंटीग्रेशन। मान लीजिए कुछ ऐसा इंटीग्रेशन है, देखिए इसको दो तरीके होंगे, एक तरीका मैं इस तरफ सॉल्व करूंगा, एक तरीका मैं इस तरफ सॉल्व। देखिए एक तो होता है कि आप इंटीग्रेशन को क्या करिए, अलग अलग कर लीजिए। अगर आपके पास प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 2x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। एक्स स्क्वायर dx करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x dx करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर अपॉन 2
प्लस 1 dx करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा x। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। मैं एक बार आपको फिर से डिस्कस करा देता हूं कि मैंने क्या बेसिकली लगाया है। मैंने ये फॉर्मूला लगाया है x रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू dx इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे अगर मेरे पास यहाँ पे क्या था, देखिए 2 था, यहाँ पे मेरे पास क्या था 2 था, तो ये क्या हो गया 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 प्लस 1 3। ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी, पावर 1 था, तो 1 प्लस 1 2 अपॉन 2, फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 1 था मतलब x की वैल्यू क्या थी 0 थी, तो x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो बेसिकली क्या बन गया x बन गया। ऑलराइट, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब मैं क्या करता हूं, मान लेता हूं कि लेट x प्लस 1 इज इक्वल्स टू a। अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दूं तो क्या हो जाएगा dx बाय da इज इक्वल्स टू 1। मैं बेसिकली a के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो ऐसा बोल सकता हूं dx इज इक्वल्स टू d। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था, लेकिन हाँ आप हमेशा याद रखिएगा अगर आपका लीनियर फंक्शन है, कोई भी लीनियर फंक्शन है इस टाइप का, तो आप सीधा उसको x प्लस 1 को a रखिए और यहाँ पे da कर दीजिए। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, a स्क्वायर d a कर, देखिए अभी क्या हो जाएगा a क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। अब a क्या है मेरे पास, x प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन 3। बात समझ में आ रही है आपको, हमने क्या किया बेसिकली, हमने किया कि हमने x प्लस 1 को a लेट कर दिया, तो यहां से हमारे पास आ गया dx बाई डी इज इक्वल्स टू a, सॉरी बात, तो यहां से हम लिख सकते हैं dx इज इक्वल्स टू डी, तो हमने लिख दिया उसको a स्क्वायर डी, तो वो क्या हो गया a क्यूब अपॉन 3। अब यहां से हमारा आंसर आ गया x प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन 3। अब देखिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, तो ये हमारे पास हो जाएगा x a प्लस b का होल क्यूब x क्यूब अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 3ab प्लस 3x x प्लस 1 अपॉन 3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो भी आपका वैल्यू है वो आ जाएगा, देखिए एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 3, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x अपॉन 3, हो जाएगा आपके पास x, एक कांस्टेंट टर्म आ गया 1 अपॉन 3। देखिए अब आपको मैं इससे, आप जब अलग अलग अप्रोच से क्वेश्चन को करते हैं ना, तो बेसिकली आपको क्रक्स पता लगता है टॉपिक के। जब भी आप एक इंटीग्रेशन करेंगे तो आप उसके साथ एक कांस्टेंट जरूर ऐड करेंगे, वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, वो कांस्टेंट यहाँ पे 1/3 है। अब ये कांस्टेंट क्यों ऐड करेंगे, देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि x की पावर 0 है, x की पावर 0 है 1, और मैंने लिख दिया x की पावर मतलब कुछ भी आप ले लीजिए, तो आप कभी भी जैसे यही फंक्शन था, अगर आप उसको डिफरेंशिएशन के टर्म्स में लेना चाहते तो आपके पास यही तो वैल्यू बन रही थी ना। देखिए आपके पास एक कांस्टेंट भी आया, तो आपके पास हर बार जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आप एक आर्बिट्री कांस्टेंट को जरूर ऐड करेंगे। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि हम आर्बिट्री कांस्टेंट क्यों ऐड करते हैं बेसिकली। ऑलराइट, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। मैंने पहले तो यहाँ पे मैंने वही फॉर्मूला लिखा है जो मैंने वहां पे डिस्कस कर रखा है कि x रेज टू पावर n dx क्या होता है, x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। यह आर्बिट्री कांस्टेंट देखिए वही है, और यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है साफ साफ कि n की वैल्यू जो है वो -1 के बराबर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप n की वैल्यू -1 के बराबर रखेंगे तो मान लीजिए ऊपर मैंने रख दिया तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 है, x की पावर 0 अपॉन 0 आ जाएगी, ये आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो हम यहाँ पे n की वैल्यू -1 के बराबर नहीं रखेंगे। ऐसे ही आपका जो 1/x का इंटीग्रेशन होगा dx के टर्म्स में वो होगा आपका ln x। ऐसे ही आपका ex का इंटीग्रेशन होगा ex प्लस c। देखिए ये बेसिकली फॉर्मूले हैं, मैं इनको तब भी डिस्कस कर दे रहा हूँ, बट स्टिल ये आपको सब ये रिमेंबर करने पड़ेंगे। ये रिमेंबर कैसे होंगे, जब आप इनके क्वेश्चंस करेंगे। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका e रेज टू पावर x dx इज इक्वल्स टू ex प्लस। ऐसे ही आपका a की पावर x का इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा a की पावर x अपॉन ln a प्लस c।
ऐसे ही आप साइन एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ऐसे ही आप कॉस एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। ऐसे ही आप सेक स्क्वायर एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगा टेन एक्स प्लस सी। ऑलराइट, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स होगा आपके पास सेक एक्स टेन एक्स। अगर आप sec x tan x का इंटीग्रेशन करेंगे तो sec x प्लस सी हो जाएगा। बेसिकली देखिए, आप एक क्रोनोलॉजी समझिए, मैं इस क्रोनोलॉजी को जस्ट इसके बारे में डिस्कस करने आया था, बट मेरे को लग रहा है नीड लग रही है तो हमें इसकी क्रोनोलॉजी डिस्कस कर लेनी चाहिए। इसकी क्रोनोलॉजी बेसिकली क्या है कि अगर आप उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे, देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ, देखिए इस फंक्शन का अगर आप डिफरेंशिएशन कर देंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, और अगर आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको देखिए ये वैल्यू मिल रही है। इस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आपको देखिए ये वाली वैल्यू मिल रही है e रेज टू पावर x। ऐसे ही अगर आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आपको a रेज टू पावर x मिल रहा है। अगर आप ऐसे ही माइनस कॉस x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आपको साइन x मिल रहा है। ऑलराइट, तो ये हमारा बेसिकली एक क्रोनोलॉजी हमारी चलती हुई आ रही है। देखिए अब आप साइन x और कॉस x में भी देखिए हमारे पास सेम क्रोनोलॉजी चल रही है। और ऐसे अगर हम आगे बढ़ेंगे 10x में देखेंगे तो वहां पे भी हमारी सेम क्रोनोलॉजी यही चल रही है। ऑलराइट, तो ये आपकी देखिए ये क्रोनोलॉजी ये चल रही है, और ऐसे ही ये देखिए ये चल रही है। cot x dx का इंटीग्रेशन ln sin x हो जाएगा, tan x का इंटीग्रेशन माइनस ln cos x हो जाएगा, sec x का इंटीग्रेशन ln sec x प्लस tan x हो जाएगा, cosec x का इंटीग्रेशन ln cosec x माइनस cot x हो जाएगा। तो ये चीजें आप ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाय ए क्या। हमें देखा था कि क्या था, वन अपॉन रूट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं यहाँ से जस्ट इसका इनवर्स कर दे रहा हूँ कि वन बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो बेसिकली क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए होगा। ऐसे ही अगर मैं देखूं माइनस वन बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो होगा कॉस इनवर्स एक्स बाय ए। देखिए ठीक है, ऐसे ही वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, वन बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय होगा, और वन बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो देखिए बेसिकली अगर आप कहीं पे भी देखेंगे ये आपकी क्रोनोलॉजी चलती रहेगी। ऑलराइट, ऐसे ही अगर मैं आगे बढ़ूं तो वन बाय ए कॉट इनवर्स एक्स बाय ए का जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा, माइनस वन बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। और ऐसे ही अगर मैं इंटीग्रेशन देखूं माइनस वन बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, तो बेसिकली ये हमारे पास वन बाय ए कॉट इनवर्स एक्स बाय ए आएगा। तो यही हमारे पास एक सीरीज चलती रहेगी। होप सो आप लोग को ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। बेसिकली इन चीजों में समझना नहीं है, इन चीजों में यही समझना था कि आप जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जो आपकी वैल्यू आ रही है, अगर आप उस वैल्यू का इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपकी वो चीज आ जाएगी जिसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब देखिए आपके पास कुछ रूल्स फॉलो होते हैं बेसिकली, कि अगर ये वाला रूल मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मैं आपको x प्लस वन वाले क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किया था, वही वाला रूल अब हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में आ गया है कि आप fx लीजिए या x का ही टर्म्स में कोई लीनियर इक्वेशन ले लीजिए, लीनियर होनी चाहिए। याद रखिएगा डिग्री अगर उसकी होगी, पावर होगी, तो वहां पर वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, बट हाँ अगर वो लीनियर फंक्शन होगा तो वहां पर वो सेटिस्फाई कर जाएगा। तो यहाँ पे भी वही चीज है। देखिए वन अपॉन ए एक्स प्लस बी, फिर से वही चीज आ गई। हमने देखिए यहाँ पे पिछले वाले में हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा था कि वन बाय एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारा एल एन एक्स आएगा। अब हम इस वाले में क्या देख रहे हैं, देखो कि वन बाय ए एक्स प्लस बी का जो इंटीग्रेशन आएगा वो होगा वन बाय ए एल एन ए एक्स प्लस बी आएगा। और ऐसे ही हम अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज भी आते रहेंगी। ये बेसिकली इसका गेम केवल यही है कि आपको लीनियर वैल्यू लेनी है और उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर देना है। ऑलराइट, देखिए फिर से ये लीनियर वैल्यू वाला, बस इसमें ये ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए मैंने वहां पे 3x प्लस टू का होल स्क्वायर था, तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाहता हूं dx के टर्म्स में, तो ये हो जाएगा 3x प्लस टू को पहले मैं
x मान के इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 2+1 अपॉन 2+1। फिर मैं इसको जो भी मेरा x का कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर दूंगा, तो हो जाएगा 3x+2 का होल क्यूब अपॉन 9। अब आप इसको अगर वैसे सॉल्व करेंगे तो भी आपके पास यही वैल्यू आएगी, अगर आप इसको ऐसे सॉल्व कर रहे हैं तो भी आपके पास यही वैल्यू आएगी। बस ये चीज ध्यान रखिएगा कि हम इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब x किस चीज से डिवाइड करेंगे, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। ऑलराइट, कोफिशिएंट ऑफ x बेसिकली। तो देखिए इस सीरीज में हमने बहुत सी चीजें सीखी। इस सीरीज में हमने सीखा कि हमारे पास डिफरेंशिएशन कैसे होगा बेसिकली, और इस सीरीज में हमने सीखा कि हमारे पास इंटीग्रेशन कैसे होगा, और इस सीरीज में हमने और भी काफी चीजें सीखी। लेकिन मैं अभी आपको एक और चीजें बता देता हूं। देखिए हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट अभी नहीं आया है, लेकिन होप सो मैं इसको अगले वीडियो में डिस्कस करूं, बट उसका मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना कैसे होता है। देखिए आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना है तो आप क्या करेंगे, जो आपने इस क्वेश्चन में कर रखा है ना, ये एक्स स्क्वायर वाले क्वेश्चन में, यही आपको ये चीजें करनी है। देखिए तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर वाले क्वेश्चन में हमने कैसे कर रखा है। एक्स स्क्वायर मान लीजिए मैं आपको ऐसे कोई एक फॉर्मूला बना के दे देता हूँ इसका। मान लीजिए आपको डिफरेंशिएशन करना है कोई भी फंक्शन का एफ एक्स डी एक्स ए टू बी। मान लीजिए पहले मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू मेरा आ जाता है जी एक्स। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को लिमिट ले लेनी पड़ेगी ए से बी तक, मतलब जी एट बी माइनस जी एट ए करना पड़ेगा। तो जी एट बी माइनस जी एट ए क्या हो जाएगा हमारे पास, जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा। मैं देखिए इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ, ज्यादा तो हम मॉक टेस्ट सीरीज में करेंगे, बट स्टिल एक दो क्वेश्चन डिस्कस करके हमारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाए। बेसिकली देखिए इधर ही पे मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने यही वाला क्वेश्चन है, मैंने 0 से 1 इसको लिमिट दे दी। अब देखिए आपके पास इसका इंटीग्रेशन क्या आया था, आपके पास इसका इंटीग्रेशन आया था बेसिकली ये चीज। तो अब आपको क्या करना है, आपको बेसिकली इसमें लिमिट दे देनी है x+1 का होल क्यूब अपॉन 3, और इसको लिमिट दे देंगे 0 से 1। तो बेसिकली क्या हो जाएगा 1+1 2, 2 का होल क्यूब अपॉन 0, सॉरी 2 का होल क्यूब अपॉन 3 माइनस 0+1 का होल क्यूब अपॉन 3। तो देखिए 2 क्यूब क्या हो जाएगा आपके पास 8/3 माइनस 1/3, ये हो जाएगा 7/3 बेसिक। तो ऐसे आप इसमें जो आप डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे उसमें आप ऐसे इसको सॉल्व करोगे। होप ये सीरीज आपको पसंद आ रही होंगी। अगर आपने इसकी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है सीरीज की तो आप उसको देखिए, उसमें मैंने आपको बहुत सी चीजें डिस्कस करी है। बेसिकली फर्स्ट 5 चैप्टर्स मैंने बहुत डीप में बहुत अच्छे से थॉरोली मैंने डिस्कस किए हैं। क्रिस्प और काउंटर नोट्स मैंने उसमें प्रोवाइड करे हैं आपको। अगर आपको ये पीडीएफ या ये पीपीटीज आपको अवेलेबल करानी है तो आप हमको जरूर यूट्यूब में मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। होप यू लाइक दिस सीरीज एंड देखते हैं अब हमने आज की सीरीज में क्या क्या पढ़ा है। हमने आज की सीरीज में बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा है, जिसमें हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जिसमें हमने क्या पढ़ा है बेसिकली टेंजेंट निकालना है, टेंजेंट बोले तो स्लोप निकालना, और दो जब हमारे पास दो ग्राफ या दो फंक्शंस के ग्राफ हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना, ये चीज हमने यहाँ पे डिस्कस करी। ऑफ ग्राफ ऑफ फंक्शन, ये चीज हमने यहाँ पे डिस्कस करी। और भी हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर लाइक हमने लीस्ट कॉस्ट मेथड, रॉलेस थ्योरम, ये सब चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी। रॉलेस थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, इनमें से आप देखिएगा इनमें से क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे। जो चीजें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप इनको ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को आगे कवर करिएगा। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बाद में डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले में आया, उधर पे मैंने डिस्कस की काफी चीजें। फिर डिफरेंशिएशन में मैंने जो चीजें डिस्कस करी, डिफरेंशिएशन में मैंने जो चीज डिस्कस करी बेसिकली वो था फॉर्मूलाज और कुछ कॉन्सेप्ट बेसिकली जो हमें यूजफुल होंगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन डिस्कस किया और इंटीग्रल डिस्कस किया। बेसिकली इंटीग्रल में मैंने आपको इंटीग्रेशन से रिलेटेड फॉर्मूला
ये देखिए, ये फॉर्मूला जो शीट होगी आपकी काफी इंपॉर्टेंट होगी। आप इसको अपनी डेस्क के आगे जरूर से जरूर चिपका के आप इसको पेस्ट कर लीजिएगा, और इससे डेली के डेली देखिए और उसको हैबिट बनाइए कि आप उससे एक बार गो थ्रू करें। बस एक दो वीडियोस के बाद हम अपनी मॉक टेस्ट सीरीज लेके आना स्टार्ट करेंगे, जहां पे से आपको अप्रोक्स 90 to 95% ऑफ क्वेश्चंस आपको पक्का अवेलेबल होंगे। तो ये सब चीजें हमने आज की शिक्षा यात्रा के वीडियो में हमने पढ़ी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। And if any doubt regarding any concept, so please pin the comment on comment box below. Thank you.